गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया जो अंगक था अपना सेल का, उसमें उसकी बायोजेनेसिस अर्थात जीवात जनन अच्छे से समझा था, जिसमें अपन ने जाना कि यह प्लाज्मा कला या सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन द्वारा भी उत्पन्न होता है, जिसके बारे में बताया था रॉबर्टसन ने 1964 ईस्वी में। ऐसे ही अपन ने जाना कि किसी पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया से भी ये नया माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है। ऐसे ही सूक्ष्म काय से या माइक्रोबॉडी से भी माइटोकॉन्ड्रिया का जीवात जनन या बायोजेनेसिस होती है या हो सकती है। उसके बाद अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस स्टार्ट किए थे, वर्क्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कार्य है। तो सबसे पहला जो कार्य अपन ने नोट किया था वो था एज ए पावर हाउस, शक्ति ग्रह के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ये अपनी पिछली क्लास में बात हुई थी, उसमें अपन ने ये जाना था कि इसमें जो शुगर्स हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जो भोज्य पदार्थ है जैसे शुगर है, फैट है, शर्करा और वसा, इनका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 और H2O बनेंगे, और इस क्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। उस ऊर्जा को ऊर्जा समृद्ध यौगिकों, फॉर एग्जाम्पल क्या बन रहा था, ATP के रूप के संश्लेषण में संग्रहित कर लिया जाता है। इसीलिए ये जो ATP है इसको कोशिका के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस में काम में ले लिया जाता है या वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एक मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, अगर आपको याद हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैंने जिक्र किया था। एक आउटलाइन बता रहा हूँ, इसकी डिटेल अपन नेक्स्ट क्लासों में जानेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन एक आउटलाइन के लिए बता दूं मैं आपको। मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसमें मैंने लिखा था आपके सामने ADP प्लस PI, और यहाँ पे मैंने शो किया था 2 इलेक्ट्रॉन और एनर्जी। तो क्या बन रहा था, ATP और H2O। ये रिएक्शन थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो ये ADP की फुल फॉर्म अगर देखना चाहें अपन तो एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और ये PI क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। होता क्या है, अपन ने सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, कोशिका कला अभिगमन पढ़ा है, तो अपन ने उसमें जाना था कि कुछ कैरियर या वाहक होते हैं सेल की मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर, जो आयंस को, मॉलिक्यूल्स को या उनके आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो जो ये कैरियर्स या वाहक है, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एक वाहक से दूसरे वाहक में ट्रांसफर किए जाते हैं, एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जो कैरियर, वो हो जाएगा अपचयित। तो एक तरफ है ऑक्सीकृत और एक तरफ है अपचयित। इलेक्ट्रॉन
देने वाला तो ऑक्सीकृत हो जाएगा और लेने वाला अपचित हो जाएगा। यानी जो वाहक इलेक्ट्रॉन देगा वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा जो कैरियर वो हो जाएगा अपचेत या रिड्यूस्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? रिड्यूस होना। तो यहाँ पे इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन को अपन समझे तो एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अगर बाइंड करता है तो उस टाइम 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होते हैं एक वाहक से दूसरे वाहक में इस रिएक्शन के दौरान। तो जब इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक पर जाते हैं तो उस टाइम कुछ एनर्जी का भी उत्पादन होता है, कुछ एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है, और वो एनर्जी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में सक्षम होती है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के दौरान एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस टाइम ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने एनर्जी, ये एनर्जी इस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने में सक्षम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और कुछ मात्रा पानी की निकल गई और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की रिएक्शन है क्या। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है, ऊर्जा समृद्ध कण है। क्लियर है? तो अपना जो फर्स्ट वर्क था माइटोकॉन्ड्रिया का एज ए पावर हाउस वो कंप्लीट है। सेकेंड वर्क ये फर्स्ट हो गया, इसमें अपन ने जिक्र कर लिया कि पावर हाउस क्यों कहा जाता है। सेकेंड वर्क है ऊर्जा संग्रहण केंद्र के रूप में, ऊर्जा संग्रहण केंद्र के रूप में। ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित करेगा ये केंद्र? एटीपी के रूप में। येलो से ये इसका दूसरा वर्क हो गया। अगले वर्क की बात करें तो मैंने जिक्र किया होगा शुक्राणु, इसकी संरचना पढ़ी होगी आपने, स्पर्म जिसे बोलते हैं, स्पर्म के मध्य भाग के सर्पिल का निर्माण, जो एक स्पर्म होता है उसके जो पुच्छ वाला भाग होता है उसमें जो स्पाइरल बना हुआ आता है, ऐसे ऐसे पढ़ा होगा आपने स्पर्म की संरचना में, ऐसे यहाँ पे एक्रोसोम दर्शाया होगा आपने, ये इसके न्यूक्लियस वाला भाग, और यहाँ पे अपन ऐसे मेन एक्स के ऐसे जिगजैग से स्पाइरल बनाते हैं। तो ये स्पर्म है, तो इस स्पर्म के जो मध्य भाग में जो स्पाइरल है, जो सर्पिल है, उसका निर्माण भी कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। लास्ट वर्क वसा उपापचय, वसा उपापचय इसे बोलते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। वसा उपापचय जो एनर्जी में काम ली जाएगी, तो फैट मेटाबॉलिज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से और ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये मोस्ट 4 वर्क्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर किए जाते हैं। फर्स्ट है एज ए पावर प्लांट, जिसको अपने डिटेल से जाना है इस रिएक्शन के बेस पे। सेकंड है ऊर्जा संग्रहण केंद्र के रूप में भी काम करता है, जो मेन संग्रहित की जाएगा मॉलिक्यूल ऊर्जा के रूप में, वो होगा एटीपी। थर्ड है शुक्राणु के
मध्य भाग के सर्पिल का निर्माण ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। और लास्ट है वसा उपापचय में सहायता करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मोस्ट वर्क्स हो गए। ये आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो अपन को याद होने चाहिए कि कौन कौन से इसके वर्क्स हैं। नोट कर लिया होगा आपने। इससे आगे जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शर्कराएं, उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन कौन सी उनमें क्रियाएं होती है, कौन कितने स्टेप्स में इनको डिवाइड किया है। आपने 11th-12th में पढ़े होंगे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ये सभी। तो वो सारे अपने अगले टॉपिक में आएंगे, उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि यही आपके 11th-12th में भी थे, अभी फर्स्ट ईयर में भी है, फिर आपके बॉटनी सेकंड ईयर में भी आएंगे। तो ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अपना ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सबसे पहले अपन जानेंगे कि कितनी स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। फिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, रेस्पिरेटरी चेन क्या है, ये सभी अपन जानेंगे। तो अगला टॉपिक जो है, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल और एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे, कहाँ पे कितना हो रहा है, कितनी एटीपी बन रही है, उसका इसमें पॉइंट डाला हुआ है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हिंदी में बोले तो शर्कराओं का कार्बोक्सिलीकरण, शर्कराओं का कार्बोक्सिलीकरण, ये बोलेंगे। फूड का जो डाइजेशन है या जो कार्बोहाइड्रेट्स का वो डाइजेशन जो है या पाचन जो है वो मोनोसेकेराइड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, एवं ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी अपन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जब स्टार्ट करते हैं तो अपन को ध्यान यही आना चाहिए कि जो इनका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का या शर्कराओं का, वो मोनोसेकेराइड्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और यह सेल के अंदर भी एंटर भी इसी अवस्था में करते हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है यह एक कोशिका के अंदर ग्लूकोज या तो ग्लूकोज होगा या ग्लाइकोजन होगा, इसी रूप में एंटर करेंगे। क्लियर है? इन कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स का या शर्कराओं का, इन शुगर्स का या शर्कराओं का या कार्बोहाइड्रेट्स का विखंडन और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको निम्न स्टेप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं कि इनका विखंडन कैसे होगा और विखंडन के दौरान ऊर्जा कहाँ पे कितनी बन रही है, कैसे बन रही है, उनको अपन समझने के लिए कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्टेप्स, फर्स्ट है
ग्लाइकोलाइसिस, नाम सुना होगा सभी ने ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सबसे पहले अपन को नॉर्मल डिटेल जाननी है, किसने इसकी डिस्कवरी की, ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एक कोशिका के अंदर होती कहाँ पे है, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें ये साइकिल कौन से मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है और लास्ट में कौन सा एंड प्रोडक्ट बनता है, कितनी एटीपी इसमें काम में ली जाती है, कितनी एटीपी बनती है, टोटल कितनी एटीपी का लाभ होता है, ये सभी अपन को इस साइकिल में जानना है। तभी अपन लास्ट में बता सकते हैं कि इतनी एटीपी काम में आई, इतनी बनी, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में इतनी एटीपी का लाभ हमें हुआ। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है उसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज है वो एम्बडेन, इसे एम्बडेन, एम से मेयरहॉफ और पी से पर्नोस, इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, इसीलिए शॉर्ट में क्या नाम रख दिया इसका, ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे, एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पर्नोस, शॉर्ट में ईएमपी पाथवे या साइकिल या परिपथ। ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या ईएमपी जो पाथवे है, यह ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी इसके लिए O2 या ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यानी अपन इसे बोलेंगे अनॉक्सी श्वसन के दौरान होने वाली रिएक्शन। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कोशिका के अंदर होती कहाँ पे है? क्या उसकी सेल मेम्ब्रेन में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या फिर उसके साइटोप्लाज्म में होती है? तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है यह है सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होती है। तो अपन ने जाना कि जो ऑक्सीडेशन और कार्बोहाइड्रेट्स है, या इनका जो कार्बोक्सिलीकरण है, उसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को अपन ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की है, एम्बडेन, मेयरहॉफ और पर्नोस, इसलिए ईएमपी पाथवे कहा जाता है। यह पाथवे ऑक्सीजन की एब्सेंस या अनुपस्थिति में होता है, इसे अनॉक्सिशोषण भी अपन बोल सकते हैं। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। क्लियर है? इसकी जो, ये तो अपन ने नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है अभी इसका। अब नेक्स्ट इसका जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है और एंड प्रोडक्ट कौन सा बनता है, और कितनी एटीपी कहाँ पे काम में ली जाती है, कितनी एटीपी का लास्ट में लाभ होता है। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।